हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीए फाउंडेशन में रिवीजन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। हमारे सीए फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 75 सेक्शंस कोर्स में है, तो हम ये रिवीजन करेंगे टिल 36 सेक्शंस तक। एंड ध्यान ये रखिए, टिल 30 सेक्शंस तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो संभाल लिए तो सारा का सारा कोर्स फाउंडेशन का भी संभलेगा एंड आने वाले भविष्य में इंटर फाइनल या आपकी आने वाली लाइफ प्रोफेशनल, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। हम ये रिवीजन फास्ट रिवीजन लेने जा रहे हैं। एक पेज में लगभग मैं सारा लिख दूंगा, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। एंड इससे पहले टिल सेक्शन 10 तक मैंने माइक्रो लेवल पे आपको पूरी रिवीजन दी थी, एक एक केस के साथ आधा पेज लिखवाते हुए। तो टिल सेक्शन 10 तक हम इसको मैक्रो लेवल पे रिवीजन लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, सो दिस इज द फर्स्ट रिवीजन फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट of 1872, and we are going to talk about section 1 till 36. So students, section number 1, तो सेक्शन 1 आप याद रखिए, हर एक्ट में ये सेम और सिमिलर ही होता है। इसमें है जी शॉर्ट टाइटल, एक्ट का नाम क्या मैंने ऊपर लिख दिया। एक्सटेंट तो लेके चलिए, आपके कोर्स में जितने भी हमारे लॉज हैं वो सारे के सारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं, इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कमेंसमेंट की बात आती है तो जिसका मतलब है कि भाई ये एक्ट कौन सी तारीख से लागू हुआ था, तो बच्चों उसकी डेट है 1 सितंबर 1872। सेक्शन 2 बड़ा क्रूशल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आती हैं डेफिनेशंस, और मैं इसमें कहता हूँ आपको इस पर्टिकुलर चार्ट को आप फॉलो कर लीजिए और बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी। तो डेफिनेशंस में सब सेक्शन ए के बाद बी में दो चीज़ें आएंगी, एंड तो सब सेक्शन ए सब सेक्शन बी, और उन दोनों से रिलेटेड बनता है सब सेक्शन सी डी ई, और ई और एफ एक जैसे से ही हैं। एंड देन कम्स जी एच आई एंड जे, तो ये सारे के सारे सब सेक्शन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिए हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है क्लॉज ए में, दैट इज प्रपोजल कहें या आप सिंपल भाषा में ऑफर कहें, तो इसमें मैं कहता हूं इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। दैट इज CWA, C फॉर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, W फॉर विलिंगनेस होनी चाहिए, A फॉर एसेंट, हम अगले की रजामंदी जानना चाहते हैं। तो सिंपली ऑफर क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. तो एज आई सेड सेक्शन 10 तक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले रिवीजन हो चुकी है, बट फिर भी आई एम टॉकिंग टू यू कि मैं ये रिवीजन लिख के दे रहा हूँ ये डेफिनेशंस। बी में बच्चों आ जाता है एक्सेप्टेंस, और इसमें सिंपल सी चीज़ मैं ये कहता हूँ, ध्यान दीजिए, दो चीज़ें हैं, C प्लस A, C for communication, A for assent. When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, a proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. तो बड़ी बात यहाँ ध्यान रखिए, सब सेक्शन बी में ही एक और डेफिनेशन बन जाती है, वो बन जाती है प्रॉमिस की, विच इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, O प्लस A। देन प्रपोजल एक्सेप्टेंस जब की तो नेचुरल है, दो पार्टीज़ हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रॉमिजर, पर्सन मेकिंग प्रपोजल, एंड जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम कह देते हैं जी प्रॉमिजी। तो पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल, प्रॉमिजी। डी में बच्चों ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपने ऐड किया इज इक्वल टू प्रॉमिस हो गया। अब डी में आता है आपका कॉन्सिडरेशन, जिसे हम कहते हैं भाई क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न।
तो कॉन्सिडरेशन से रिलेटेड जरूर हम थोड़ा सा यहाँ डिटेल में लेंगे। तो कॉन्सिडरेशन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब कॉन्सिडरेशन से एसेंशियल जो हमारे निकल के आते हैं वो ये है कि कॉन्सिडरेशन मस्ट मूव एट डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, कि जो कॉन्सिडरेशन है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वॉलेंट्री और एट इंस्टांस ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ हमने एक केस किया था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का, जहाँ क्या हुआ था कि भाई एक आईएएस ऑफिसर के कहने पे डेवलपर ने एरिया को डेवलप किया था और दुकानदारों से कमीशन लेना था। तो दुकानदारों ने कमीशन ये कह के नहीं दिया कि भाई हमारे कहने पे थोड़े आपने ये डेवलपमेंट करी है। सो कॉन्सिडरेशन मूव होनी चाहिए एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और स्ट्रेंजर। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई कि क्या हो सकता है, वैसे तो कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ स्ट्रेंजर टू कॉन्सिडरेशन हो सकता है। एंड वी डिड द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया, जिस केस में क्या थी, एक थी लड़की और उसकी थी अम्मा। तो अम्मा ने बेटी को प्रॉपर्टी दी और बदले में कुछ नहीं लिया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट उस बेटी ने मामा के साथ किया कि वो उनको कुछ पैसे देती रहेगी, लेकिन देने से मना कर दिया ये कहते हुए कि मामा से क्या मिल रहा है। तो कॉन्सिडरेशन मामा से नहीं गई लेकिन उसकी बहन से चली गई। सो मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और स्ट्रेंजर। तीसरी चीज़ जो हम इसमें कहते हैं, कॉन्सिडरेशन में भी पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है और कॉन्सिडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट को हम एग्जीक्यूटेड भी कहते हैं और फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी भी कहते हैं। पास्ट कॉन्सिडरेशन में क्या होता है, पहले आती है कॉन्सिडरेशन, देयर आफ्टर क्या बनता है, उसके बाद बनता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। और प्रेजेंट में क्या है, दोनों की दोनों चीज़ें होती हैं टुगेदर, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस। The passing of consideration and formation of contract are simultaneous, they are together। और फ्यूचर में क्या है, पहले बनता है कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्टली कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड और उसके बाद भविष्य में क्या मूव करेगी, कॉन्सिडरेशन आएगी कि भाई मैं आपको आलू दे दूंगा, आप पैसे दे देना 3 महीने बाद। जबकि पास्ट कॉन्सिडरेशन में क्या था, अगर किसी ने आपके लिए कोई चीज़ कर दी जो आपने नहीं कहा था लेकिन अब आपने वादा कर दिया पैसे देने का। प्रेजेंट में क्या, अखबार में आपने ऐड दी कि जो लॉस्ट डॉगी को ढूंढ लाएगा मैं इतने पैसे दूंगा। इसी कॉन्सिडरेशन में इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी निकलती है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है सेक्शन नंबर 25 की, जो ये कहती है कि भाई वैसे तो हमें कॉन्सिडरेशन की एडिक्वेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनएडिक्वेट भी चलेगा, लेकिन इनएडिक्वेसी ऑफ कॉन्सिडरेशन इज़ अ ग्राउंड फॉर द कोर्ट्स टू सी वेदर द कॉन्सेंट इज़ फ्री और नॉट। फिर कॉन्सिडरेशन के एसेंशियल अलग से ये भी निकलते हैं कि कॉन्सिडरेशन क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सिडरेशन मतलब उसकी कुछ क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, और कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, पहले से कोई काम करना है तो वो कोई कॉन्सिडरेशन नहीं होती। देयर आफ्टर डी के बाद ई आया और ई में बन जाता है बच्चों एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट एंड अगली जो डेफिनेशन है एफ में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, दोनों की डेफिनेशन एक ही वर्ड में हम समाप्त कर लेते हैं और वो है P प्लस सी। P फॉर प्रॉमिस के साथ जैसे ही ऐड हो गया कॉन्सिडरेशन, ये बन गया एग्रीमेंट। और जी में क्या आ गया, जी में आ गया आपका वॉइड एग्रीमेंट आ गया। तो वॉइड एग्रीमेंट में क्या है, वॉइड का मतलब ही है नलिटी, शुरू से ही एज गुड एज नथिंग। तो कहने का मतलब है एग्रीमेंट तो है लेकिन ई नहीं है, ई स्टैंड्स फॉर इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, और इनफोर्सिबिलिटी कब होती है, व्हेन सेक्शन नंबर 10 इज सेटिस्फाइड। एच में आ गया बच्चों आपका कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें एग्रीमेंट भी है प्लस क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी है व्हेन सेक्शन 10 इज सेटिस्फाइड। एंड आई में आ गया आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन आप उसे वॉइडेबल कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। और जे में है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल करने की आपको क्या मिलती है, एक पार्टी को ऑप्शन मिलती है, और वो ऑप्शन इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी फ्री कंसेंट नहीं है।
तो मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ other or others. Void contract is a contract which ceases to be enforceable by law. Means C plus C हो गया, contract था लेकिन cease हो गया. तो ये था, थोड़ा क्विकली मैंने लिख दिया क्योंकि इससे पहले एज आई सेड सेक्शन 10 तक बहुत डिटेल में आपको करवाया था. सो अब हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ. तो सेक्शन नंबर 3 में आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑफर में भी कहा, हमने एक्सेप्टेंस में भी कहा कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है. एंड सेक्शन 4 भी इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, तो पता होना चाहिए डैट इज़ कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा. तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो बातें आती हैं, या तो आप कम्युनिकेशन कर लीजिए एक्ट से या ओमिशन से. तो बच्चों एक्ट का मतलब हमने क्या कहा था, इट में बी वर्ड्स में बी ऑरल और रिटन, और ओमिशन में सिंपल एग्जांपल सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. तो कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन अगर ऑफर का है तो वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड. तो जिसको ऑफर दी गई है उसकी नॉलेज में आना ज़रूरी है. एंड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस व्हेन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू बी आउट ऑफ रीच ऑफ एक्सेप्टर. जैसे ही आपने सेंड का बटन ईमेल पे दबा दिया या लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. सेक्शन नंबर 5 डील करता है दैट इज रेवोकेशन. रेवोकेशन का मतलब हो गया जी कैंसलेशन. किस चीज़ का, चाहे वो ऑफर हो या आपकी एक्सेप्टेंस हो. एंड सेक्शन नंबर 6 थोड़ा इससे लिंक करता है, क्योंकि 6 डील करता है मोड्स, तरीके ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कि ऑफर को आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 5 में, हम ऑफर कैंसिल कर रहे हैं तो बड़ा ही सिंपल आंसर है बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस. उसकी एक्सेप्टेंस से पहले ही आप उसे कैंसिल कर सकते हैं. और एक्सेप्टेंस कब कैंसिल कर सकते हैं, बिफोर इट रीचेस ऑफर. तो यहाँ एक्सेप्टेंस में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ऑफर के पास पहुंचने से पहले, मतलब मेन चीज़ है एक्सेप्टेंस का आपने कम्युनिकेशन कर दिया, जैसे पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया, ऑफर बाउंड हो जाता है, दैट इज सेक्शन 4 में. तो मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर में आ गया जी, या तो दे दीजिए आप नोटिस, सबसे बेस्ट टाइम. अदर देन नोटिस में आ जाता है कि रीजनेबल, या तो टाइम जो था लैप्स हो गया, या रीजनेबल टाइम आपका क्या हो गया, लैप्स हो गया, या जो कंडीशन थी प्रेसिडेंट, जो पहले आपने फुलफिल करनी थी, आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट. या और सिंपल से पॉइंट यहाँ बन जाते हैं, आपने क्या कर दी, रिजेक्शन कर दी, आपने काउंटर ऑफर कर दिया, या क्या हो गई, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई. और सबसे इसमें अच्छा पॉइंट था डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ ऑफरर. और अगर आपको पता है उसकी मौत हो गई है तो वो ऑफर कैंसिल हो जाएगी. सेक्शन नंबर 7, 8, 9 एंड 10. तो 7 में बच्चों हमने पढ़ा कि भाई जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, जिसका मतलब है जैसी ऑफर थी वैसी ही एक्सेप्टेंस, जो कंडीशन डाली थी आपको फुलफिल करनी है. आप ऐसा नहीं करोगे, मॉडिफाई करोगे तो ये बन जाएगी काउंटर ऑफर, वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा. एंड देन सेक्शन 8 में आपका आता है इम्प्लाइड, इसे आप एक्सेप्टेंस कह सकते हैं. डैट इज़ एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ उसके बिना भी काम चल जाएगा. अगर आपने क्या की है, फर्निश मतलब दे दी है कंसीडरेशन, या आपने कंडीशंस क्या कर दी हैं, फुलफिल कर दी हैं, तो हम मान लेंगे ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई है. जैसे फेमस केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का. इस पॉइंट पे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी.
सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था जो कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो, दोनों की दोनों चीज़ें एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, विच मीन्स बाय वर्ड्स, विच मे बी ऑरल और रिटर्न। रिटर्न आपके लिए बेहतर होता है। इम्प्लाइड अदर देन बाय वर्ड्स, टेसिट था साइलेंस, एटीएम विड्रॉल, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, 68 से 72 हमने पढ़ा था। सेक्शन 10 में आता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, या सिंपल भाषा में कहें कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या असेंशियल हैं। तो दरअसल बच्चों यहीं से क्योंकि सेक्शन 3 से लेकर के 9 तक आपका आता है ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह पे, और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 3 है, जो सेक्शन 10 से 30 तक है, वो स्टार्ट हो जाता है। और ये एसेंशियल्स क्या है, सारा का सारा कंटेंट जो है इसके बाद एसेंशियल पे ही है। तो आइए वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एसेंशियल तो नो डाउट ऑफर एक्सेप्टेंस पे ऑलरेडी कवर हो गया, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हम यहाँ बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 जो डील करता है वो कहता है आप क्या होने चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है उम्र हो 18 बरस, आप क्या होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। नंबर 3, आप डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। तो सबसे बड़ी यहाँ चीज़ आ जाती है माइनर से रिलेटेड। तो माइनर के साथ याद कीजिए हमने पढ़ा था, उसके साथ किया गया जो एग्रीमेंट होता है वो होता है बच्चों वॉइड एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज गुड एज नथिंग। द फेमस केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो यहाँ क्या हुआ था, एक बच्चे ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी और बाद में उसे पता चलता है कि भाई मेरे साथ किया गया एग्रीमेंट तो वॉइड होता है, तो ही वांटेड टू पुट असाइड दैट मोर्टगेज। तो गिरवी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे कैंसिल करना चाहता था। क्या कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा, लेकिन उसने यहाँ पे अपनी एज क्या की थी, मिस रिप्रेजेंट की थी। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, जिसका मतलब है उसके ऊपर जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल नॉट टू अप्लाई, उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। देन जो मनी लेंडर था वो क्या चाहता था कि जो उसने पैसे दिए हैं क्या उसे वापस मिल सकते हैं, इसे कहते हैं हम रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, जिसके ऊपर अगर आप रिकॉल करो हम ऑलरेडी सेक्शन 2 पढ़ चुके हैं, 64 एंड 65। 65 था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, 64 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, 65 वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे था। लेकिन हमने क्लियरली कहा था कि यहाँ आपको साबित करना होगा कि माइनर के पास सेम मनी है, और वो साबित करना बड़ा इम्पॉसिबल है, और अगर गुड्स हैं तो वो सेम होने चाहिए तो ही रेस्टिट्यूशन हो पाएगा। क्या रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है माइनर के साथ जब वो जवान हो जाए, जिसका मतलब है करेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ रीज़न क्या आ जाता है, या माइनॉरिटी इशू नहीं है, यहाँ रीज़न आ जाता है हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए, तो पुरानी कॉन्सिडरेशन से बात नहीं बनेगी। देन माइनर में बहुत कुछ हमने अदर एक्ट से रिलेटेड भी पढ़ा। क्या वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, तो हमने कहा था माइनर एडमिट आप कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ओनली। एंड देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या वो चेक वगैरह ये सब कुछ ड्रॉ कर सकता है, तो हमने सिंपल कहा था माइनर को जहाँ पैसे मिलने हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कोई लायबिलिटी बनती है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो ही कैन ऑलवेज बी पेई, पेई का मतलब है बेनिफिशियरी, जहाँ पैसे मिलने हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह है तो उसमें भी वो ड्रॉर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोमिसरी नोट में भी वो पेई वगैरह हो सकता है। क्या वो इंसॉल्वेंट हो सकता है इंसॉल्वेंसी एक्ट में? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। देन क्या वो कंपनीज एक्ट में मेंबर बन सकता है? द आंसर इज नहीं, क्योंकि मेंबर बनने के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर क्या वो टोट्स के लिए लायबल होगा? टोट्स का मतलब होता है आपने कोई सिविल रॉन्ग किया है, किसी का कोई नुकसान पहुंचा दिया है, तो उसके लिए तो आप लायबल होंगे ही। क्या आपके पेरेंट्स वगैरह आपके लिए लायबल होंगे? भाई पेरेंट्स वगैरह आपके लिए लायबल नहीं होंगे जब तक कि एज ए माइनर आप उनके लिए एजेंट का काम नहीं कर रहे हैं। देन माइनर सिर्फ लायबल होता है और उसकी वजह आती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और वो है
अंडर सेक्शन 68 और उसको हम कहते हैं ही इज़ लायबल फॉर नेसेसरीज। तो नेसेसरीज का मतलब सिर्फ बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही नहीं है, तो सिर्फ बेयर नेसेसिटीज़ नहीं आएंगी, बट हर वो चीज़ जो उसकी ग्रोथ, उसकी एजुकेशन, उसकी डेवलपमेंट, उसके करियर के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने केस पढ़ा था नैश वर्सेस इनमान एंड रॉबर्ट वर्सेस ग्रे। तो रॉबर्ट वर्सेस ग्रे में वो क्या बनना चाहता था, वो एक गोल्फ प्लेयर बनना चाहता था, तो वो पैसे भरने पड़ेंगे। नैश वर्सेस इनमान में उसके पास ऑलरेडी कपड़े थे, फैंसी कपड़े ले आया था, तो उन कपड़ों के लिए वो लायबल नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी कपड़े हैं। देन हमने कहा था नेसेसरीज किसको सप्लाई की हैं, चाहे माइनर को और एनी वन ही इज़ बाउंड टू सपोर्ट। और जो नेचर ऑफ लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी यहाँ उसकी पर्सनल नहीं होती कि उसे जेल जाना पड़ेगा, सिर्फ उसकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है या स्टेट कहें वही लायबल होगा, उसकी प्रॉपर्टी में से ही आप पैसा ले सकते हो और कुछ उसका कर नहीं सकते। एंड माइनर क्या कर सकता है, सारे के सारे वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसके बेनिफिट के लिए हैं ही कैन इम्पोज देम। तो जो वो इन्फोर्स कर सकता है क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हिज बेनिफिट। तो डैट मीन्स सिचुएशन वन साइडेड है, वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है तो वो वैलिड है, वरना बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किए गए क्या होंगे, वॉइड होंगे। देन इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि आप डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कौन कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालीफाइड हैं, तो डिस्क्वालीफाइड में आता है जी, अगर आप जेल में हैं तो उसे कहते हैं कॉन्विक्ट। देन आप एलियन एनिमी हैं, क्योंकि एलियन दूसरे देश से हैं जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। एंड देन इंसॉल्वेंट लोग भी डिस्क्वालीफाइड हैं, और इंसॉल्वेंसी का रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, उसके पास पैसे ही नहीं हैं, तो अगर आप हैं इंसॉल्वेंट। देन अगर आप कोई कंपनी वगैरह हैं तो आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो बियॉन्ड मेमोरेंडम है या पर्सनल इन नेचर है नहीं कर सकते। देन आप क्या है, कोई फॉरेन सोवरन, डिप्लोमेट, एम्बेसडर वगैरह हैं तो आपको कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, तो इसलिए दूसरे आदमी को सोचना है वो आपसे कॉन्टैक्ट करे या नहीं करे। तो इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर 12 पे। एज आई सेड दिस इज़ अ फास्ट रिविजन, सो इट इज़ गोइंग फास्ट। तो सेक्शन नंबर 12 में हम पढ़ते हैं साउंडनेस ऑफ माइंड, कि साउंडनेस कब होती है। तो पहली बात यह है, साउंडनेस चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बाद में पागल हो जाओ चलेगा। तो साउंडनेस हमें चाहिए कब चाहिए, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, बाद में पागल हुए चलेगा। तो अनसाउंड माइंड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल है, वॉइड होगा। तो अब साउंडनेस कब होती है, साउंडनेस तब होती है, क्या आप केपेबल हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड कर पाएँ आप टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको अंडरस्टैंड करके क्या आप बना सकते हैं फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट। रैशनल का मतलब होता है इंटेलिजेंट, आप जजमेंट बना सकते हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप साउंड माइंड के हैं, वरना अनसाउंड माइंड के हैं, और अनसाउंड माइंड के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है। देन अनसाउंडनेस कई तरह की हो सकती है। तो अनसाउंडनेस में लोग आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं इडियट। इडियट का मतलब होता है परमानेंटली इनकेपेबल, जो आदमी लॉस्ट कर चुका है अपनी पूरी की पूरी मेंटल पावर्स। देन इसमें ड्रंकर्ड, दारू वाले लोग आ जाते हैं। देन इसमें आपके ड्रगी आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड पर्सनस। देन इसमें अच्छी चीज़ आ जाती है लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब है जिसे क्या पढ़ते हैं, दौरे पढ़ते हैं, किस चीज़ के, सैनिटी एंड इंसैनिटी। सैनिटी का मतलब है अभी आप सेट हैं, इंसैनिटी मीन्स पागल हो गए हैं। तो हमें यहाँ देखना होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आप सेन थे या नहीं। तो ये होता है असेंशियल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो हम अगले एसेंशियल पे, जो कि नेचुरल है, थोड़ा बड़ा भी है, तो उसके ऊपर मूव करते हैं, डैट इज़ फ्री कंसेंट। तो पता ये भी होना चाहिए आपको, जो फ्री कंसेंट है बच्चों, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 13 से लेकर के 22 तक।
तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 में क्या आता है? सेक्शन 13 में आता है कंसेंसस एडिडम। कंसेंसस एडिडम जिसे सिंपल भाषा में कहेंगे मीटिंग ऑफ टू माइंड्स। सिंपल सी बात है, बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट एग्री। तो दोनों के दोनों लोग क्या करें? एग्री करें। किससे रिलेटेड? अबाउट सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि हर एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में एक सब्जेक्ट मैटर होता है। तो उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपने एग्री करना है। कैसे एग्री करना है? इन सेम सेंस, टाइम एंड मैनर। हर चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। तो सेक्शन 14 कहता है फ्री कंसेंट कब होगी? इफ नॉट कॉज्ड बाय, अगर ये लोग ना हों। कौन कौन लोग ना हों? ये आपके आएंगे सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 22 तक। तो ये क्या है? लेट्स स्टार्ट विद। तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन नंबर 15 जिसे हम कहते हैं कॉर्शन, और एक वर्ड में हम इसे कहते हैं फिजिकल फोर्स। किसी को डरा धमका के, कान के नीचे बंदूक लगा के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो कोर्शन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो दो बातें थी, या तो कमिटिंग है या थ्रेटनिंग टू कमिट है। और आप क्या कमिट कर रहे हैं? एनी एक्ट जो कि क्या है? फॉरबिडन बाय आईपीसी। फॉरबिडन बाय आईपीसी का मतलब है प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड 1860। तो जो आईपीसी ने मना किया है। और दूसरा हिस्सा डेफिनेशन का इसमें ये आता है कि भाई अनलॉफुल क्या है? डिटेनिंग। डिटेनिंग का मतलब हुआ रख लेना, या थ्रेटनिंग टू क्या है? डिटेन, या अगले को डराना, मैं रख लूँगा। क्या रख लूँगा? प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। दोनों में आपकी इंटेंशन क्या है? टू कॉज दैट पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू। और यहाँ बच्चों हमने एक्सप्लेनेशन में ये भी पढ़ा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ सीन ऑफ ऑफेंस हुआ है, आईपीसी वहाँ एप्लीकेबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ आपको एक उदाहरण दिया था, याद कीजिए कि वो हाई सीज इंटरनेशनल वाटर में, समुद्र में जा रहे थे क्रूज़ में, और ज्वेलरी लूट ली गई, खरीद ली गई सस्ते दाम में बंदूक दिखा के। देन हमने इसमें पढ़ा कि जो कॉर्शन है वो आ सकता है और लग सकता है किस पे? में मूव फ्रॉम, कहाँ से आएगा और किसके ऊपर लगेगा? में बी डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो हमने कहा था ये ज़रूरी नहीं है जो कॉर्शन हो बिटवीन पार्टीज़ हो। तो कॉर्शन कहाँ से हो सकता है? पार्टी से हो सकता है या स्ट्रेंजर से भी हो सकता है, वहाँ से आ सकता है। सिमिलरली किसके ऊपर लग सकता है? ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेंजर के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो ये हुआ जी आपका कॉर्शन। और कॉर्शन इन सब का इम्पैक्ट क्या है? सेक्शन 19 यही कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। सेक्शन नंबर 16 में बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में तीन चीज़ें निकल के आती है। पहली बात, बहुत बढ़िया पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन पार्टीज़। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या नहीं हो सकता? स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिटवीन पार्टीज़, रिलेशन बिटवीन पार्टीज़ ऐसा है कि वन पार्टी क्या है? डोमिनेंट है, और उसने अपनी इस पोजीशन का, डोमिनेंट पोजीशन का क्या किया? मिस यूज़ करते हुए अगले का क्या उठाया? अनफेयर एडवांटेज। तो ये रिश्ता कैसे बन सकता है? तो हमने यहाँ कई सिचुएशंस पे बात करी थी कि ये रिश्ता बन सकता है। हम इसे कहते हैं रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। साफ नज़र आ रहा है, पुलिस वाले की अथॉरिटी होती है, जज की होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर की होती है, कॉलेज में प्रिंसिपल की होती है। और इसी में हम पेरेंट्स चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ भी ले सकते हैं विश्वास के रिश्ते में, फिड्यूशरी रिलेशन में भी ले सकते हैं, जिसमें सीए, वकील, डॉक्टर ये सारे आ जाएंगे। देन हमने कहा था कई बार आदमी बीमार होता है, पर्सन जिसको बॉडीली या मेंटल क्या है? स्ट्रेस है, तो उस आदमी पे भी दिक्कत है कि कोई उसे मिसयूज़ कर सकता है। इसी में बच्चों हमने एक बढ़िया सिचुएशन ये पढ़ी थी कि अगर अनकॉन्शनेबल बार्गेन है,
अनकॉन्शनेबल बार्गेन का मतलब हो गया जो आपकी कंसाइंस आपको अलाउ नहीं करती, जैसे लोन दिया और आपने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, तो यहाँ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रहेगा ऑन डोमिनेंट पार्टी, क्योंकि सीधा सीधा नज़र आता ही है कि आपने ज़्यादा ब्याज लिया है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तो एक्सरसाइज किया है, तो आप प्रूव करो आपने नहीं किया। हाँ, इसमें एक बढ़िया एक इलस्ट्रेशन हमने कोट करी थी कि अगर मार्केट में पैसे की फंड्स की स्ट्रिंजेंसी है विच मीन्स पॉजिटिव विच मीन्स कमी, तो अगर आपने इस वजह से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है तो ये कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि कोई आपको मिसयूज़ नहीं किया गया। एक वर्ड में हम इसको मेंटल फोर्स भी कहते हैं। और बच्चों आप याद करो, हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन के ऊपर अगर मैं डिफरेंस कहूँ तो मैंने आपको एक कोड की भी दी थी, बहुत जल्दी आपको याद हो सके। तो यहाँ हमने एक कोड की पढ़ी थी, वो पक्का याद कीजिए, मेस पीटीसी बादल। मेस तो आपको याद है, डोंट मेस विद मी, मीनिंग एग्जाम्पल सेक्शन, पी से पनिशमेंट, टी से टाइप ऑफ फोर्स, बी से बर्डन ऑफ प्रूफ, एस से बादल साहब दैट इज स्ट्रेंजर होगा या नहीं होगा। देयर आफ्टर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 17 में फ्रॉड, लेकिन फ्रॉड के साथ ही क्या पढ़ना चाहिए हमेशा, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दोनों में असेंशियल की बात करें तो 5 असेंशियल बनते हैं, और 5 असेंशियल हमने कहे थे कि दोनों में आपकी तरफ से क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ नोइंगली है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया, मिस रिप्रेजेंटेशन में अननोइंगली है, पहली लाइन सेम ही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है, नोइंगली है, यहाँ आपकी इंटेंट मंशा है अगले को क्या देना, धोखा देना, यहाँ ऐसी कोई मंशा नहीं है, और दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर रिलाई किया यहाँ पे भी, और उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, सफर्स लॉस। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो याद कीजिए फ्रॉड में थी 5 चीज़ें। पहली, सजेशन दी है आपने एज टू फैक्ट विच इज़ क्या है, अनट्रू है एंड पर्सन मेकिंग इट नोज टू बी फॉल्स। सेकंड, आपने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, प्रॉमिस किया है विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो आपने परफॉर्म ही नहीं करना है लेकिन स्टिल कर दिया। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। पांचवा, एनी एक्ट और ओमिशन विच लॉ स्पेसिफिकली, जो कि लॉ स्पेसिफिकली या स्पेशली कह लीजिए, लॉ ने क्या डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, जिस लॉ ने क्लियरली फ्रॉडुलेंट कहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली क्या चीज़ आ जाती है, पॉजिटिव असर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने कोई इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली कही जो कि गलत है बट यू बिलीव इट टू बी ट्रू। देन ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय मिसलीडिंग अनदर, आपने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया लेकिन सच आपकी धोखा देने की मंशा नहीं है। तीसरा, कोजिंग अदर पार्टी इनोसेंटली टू मेक अ मिस्टेक, आपने एक स्टेटमेंट दे दी इनोसेंटली और अगले का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो मेन इसमें जो 2 पॉइंट आपके निकलते हैं वो ये निकलते हैं, नोइंगली अननोइंगली और इंटेंट है या नहीं है। यहाँ पे बच्चों हमने डिफरेंस किया था, तो याद हो कोड की क्या थी, मेस सास आई। सास वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये हमने फ्रॉड के ऊपर पढ़ा था। क्या साइलेंस होने से फ्रॉड हो सकता है, तो देखिए हमने कहा फ्रॉड के लिए स्टेटमेंट देना तो ज़रूरी है, तो हमने कहा एज सच तो नहीं होगा लेकिन हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, अगर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, अगर आपका बोलना ज़रूरी है। तो ये बोलना ज़रूरी कब होता है, जब आप कोई इंश्योरेंस वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैरिज वगैरह की चीज़ें होती है, तो यहाँ आपकी ड्यूटी टू स्पीक वगैरह रहता है, वहाँ आप क्या रहे, चुप रहे। और या फिर साइलेंस क्या था, इक्वलेंट टू स्पीच, चुप रहना बोलने के बराबर था। जैसे अगले ने कहा, इफ़ यू वॉन्ट डिनाई आई प्रज्यूम हॉर्सेज ऑफ साउंड माइंड, तो आप चुप रहे तो वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। यहाँ हमने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस की थी,
वुड वर्सेस होप्स का पिग्स वाला स्वाइन फीवर का केस भी किया था, एंड हॉर्सेस के ऊपर काफ़ी इलस्ट्रेशन की थी डॉटर से रिलेटेड, वो ज़रूर रिकॉल कीजिए। एंड देयर आफ्टर गाइस डिफरेंस में था मैस सास आइस एसेस। मैस तो सिंपल हो गया, मीनिंग एग्जाम्पल सेक्शन। एसेस साइलेंस वाला पॉइंट हो गया, देन एक्ट हो गया, देन एक्शन हो गया, क्रिमिनल एक्ट है या नहीं, रेमेडी क्या है, एंड आइस से था आपका इंटेंशन। तो सेक्शन 19 में हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा, मींस आप अवॉइड कर सकते हैं। किस केस में कर सकते हैं, 15 से लेकर के आपके 18 तक आप अवॉइड कर सकते हैं। बस इतना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए सेक्शन 19 नहीं था, तो 19 भी चलेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आप अवॉइडेबल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास क्या है, मीन्स टू डिस्कवर ट्रुथ। अगर आप सत्य जान सकते थे, जैसे हमने कई इलस्ट्रेशन पढ़ी थी बच्चों कि फैक्ट्री खरीद रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 500 यूनिट्स की है, आपने खाते चेक किया 400 की है, तो इसे फ्रॉड नहीं कहेंगे, बिकॉज यू हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ। देयर आफ्टर चलिए इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है मिस्टेक के ऊपर, और वो स्टार्ट होता है सेक्शन 20 से लेके 22 तक मिस्टेक के ऊपर। तो मिस्टेक जो है वो आई 20 से लेके 22 में। तो मिस्टेक में ये पता होना चाहिए भाई 3 सेक्शन तो हैं 20 से 22 में, लेकिन मिस्टेक 2 प्रकार की है। मिस्टेक अगर आप लॉ की मिस्टेक करते हैं तो देखिए उसमें भी 2 बातें आ जाती हैं। अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। लेकिन अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ की है और फॉरेन लॉ के ऊपर आपका सेक्शन नंबर 21 आता है, तो हम इसे वॉइड लेके चलते हैं, इसको ट्रीट करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान के चलते हैं बच्चों। देन सेक्शन नंबर, क्योंकि 20 बीच में रह गया, ये तो था आपका 21। तो इसके बाद दरअसल मिस्टेक 2 तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है विच इज़ असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं आपकी बायलेटरल मिस्टेक, जिसका मतलब है दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक हुई है, तो एग्रीमेंट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। बायलेटरल मिस्टेक किस प्रकार की हो सकती है, ये मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर है। तो उस सब्जेक्ट मैटर की क्या हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, प्राइस से रिलेटेड, उसके टाइटल से रिलेटेड, एंड उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो भाई बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, हाथ भी नहीं चल रहे हैं, बट लिखना तो पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इन 1 लेक्चर। देन यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब है वन साइडेड मिस्टेक, जिसे हमने सेक्शन 22 में पढ़ा। तो हमने कहा ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि एक आदमी की गलती है, दूसरे की नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमने एक्सेप्शन ज़रूर पढ़ा था कि भी हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं अगर वो मिस्टेक जो होती है आइडेंटिटी ऑफ पार्टी से रिलेटेड होती है, कि एक पार्टी से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर नहीं, पार्टी। जैसे शादी करनी है, एक्स से बात हुई थी तो वाई से थोड़े कर लोगे आप। या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही ऐसा है, जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को किसी ने बेवकूफ़ बनाया, तो वन साइडेड मिस्टेक है, हम उसे वैलिड नहीं कह सकते, हम उसे वॉइड ही मानेंगे, क्योंकि बुजुर्ग आदमी उसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसके ऊपर सेक्शन 23 आता है। 23 कहता है कंप्लीटली, पूरी तरह से अनलॉफुल है आपका क्या, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों अनलॉफुल हैं। ये कब हो सकते हैं, पहली सिचुएशन ऐसी आती है कि एग्रीमेंट ऐसा है जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जिसका मतलब है जैसे लिकर की दुकान खोल ली बिना लाइसेंस के। सेकंड है, अगर आपका एग्रीमेंट हम परमिट कर दें तो वो क्या करेगा, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो वो लॉ को ही डिफीट कर देगा। जैसे पार्टनरशिप आपने बनाई और कहा आधा बिजनेस हम ब्लैक में करेंगे।
तीसरा, फ्रॉडुलेंट इन नेचर है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपको ब्लैक लिस्ट किया है तो किसी और के नाम से आपने टेंडर अप्लाई कर दिया। डी, आपका एग्रीमेंट ऐसा है जिससे किसी को इंजरी हो सकती है। इंजरी अगले को फिजिकल भी हो सकती है और इंजरी इकोनॉमिक भी हो सकती है, जैसे लोन लिया और आपने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया या अगले को कहा वापस नहीं करोगे पैसे तो आप बनोगे मेरे बॉन्डेड लेबरर। डी पॉइंट में कोर्ट को लगता है आपका एग्रीमेंट इमोरल है और इमोरलिटी को हिंदुस्तान में सेक्सुअलिटी तक कन्फाइन किया गया है। और ई में कोर्ट को लगता है आपका एग्रीमेंट अपोज टू क्या है, पब्लिक पॉलिसी है। तो पब्लिक पॉलिसी के अपोज में कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं? आपकी मंशा है बिजनेस को मोनोपोलाइज कर दिया जाए तो वो भी है। आप ट्रेड करना चाहते हैं एलियन एनमी के साथ। आप ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस, जिसका मतलब है रिश्वत ले दे करके पब्लिक ऑफिस हो, कोर्ट हो, वहाँ से अपना केस निकलवा लेना, जॉब ले लेना। और मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है खरीद करके कोई लड़की से शादी कर लेना। या इसमें थोड़ा टेक्निकल एक चीज़ आती है, स्टीफल प्रोसिक्यूशन, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब द इंटेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ टू पनिश द गिल्टी एंड एग्रीमेंट टू सेव हिम, मतलब पैसे देके चोर को छुड़वा लेना। और इसी में एक खूबसूरत चीज़ आती है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। तो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी क्या चीज़ था? दैट इज़ प्रमोटिंग लिटिगेशन। आप क्या कर रहे हो? आप लिटिगेशन प्रमोट कर रहे हो, मतलब दो लोगों में केसेस को बढ़ा रहे हो। और वो कैसे बढ़ा रहे हो? क्योंकि आपने किसी को फंड्स दिए हैं ताकि वो दूसरे के ऊपर केस कर सके। तो ऐसी इंटरमेडलिंग अलाउड नहीं है। लेकिन हमें यहाँ देखना होता है आप रीज़नेबल हैं या नहीं। सचमुच किसी की मदद करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये वॉइड होगा। फ़र्क ये है चैम्पर्टी में आपको एक शेयर मिलता है गेन से और मेंटेनेंस में आप कोई शेयर नहीं लेते हो। देन 24, सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन नंबर 24 में हमने पढ़ा पार्शली, पूरा नहीं, पार्शली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो इसमें हमने दो सिचुएशंस की बात करी थी। क्या है? या तो सिंगल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, या फिर सिंगल क्या है, कंसीडरेशन है। लेकिन उस सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, कम से कम दो या उससे ज़्यादा कंसीडरेशन है, या सिंगल कंसीडरेशन के साथ कम से कम दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका कोई हिस्सा अनलॉफुल है, तो पूरा एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे हमने कहा सिंगल ऑब्जेक्ट, आपने कहीं जूतों के कारोबार में मैनेजर बने लेकिन सैलरी रुपीज़ के साथ में अफ़ीम भी ले रहे हो, या आप मैनेजर बने जूतों के कारोबार में एंड अफ़ीम में भी और सैलरी ही ले रहे हो, लेकिन कुछ हिस्सा अनलॉफुल हो गया, एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। इसके साथ हमने दो रिलेटेड सेक्शन जरूर पढ़े थे, वो भी मत भूलिए, 57 एंड 58। 57 में क्या था? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे टू डू थिंग्स लीगल एंड इलीगल। तो हमने कहा था क्या लीगल पार्ट सेपरेबल है या नहीं है, तो वो इन्फोर्सेबल है। और 58 में ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस वन ब्रांच बीइंग लीगल, कि मैं पैसे दूंगा चाहे चावल दे देना, या अफीम चावल दिए तो वैलिड है, अफीम दी है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। देयर आफ्टर, इसके बाद सेक्शन नंबर 25 में के बाद कॉमन जो वर्ड आएंगे 25 के बाद वो कॉमन आएंगे, और 25 कॉन्सिडरेशन के ऊपर घूम फिर के फिर से आता है। हमने डेफिनेशन देखी थी उसकी 2D में। तो ये था एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन क्या होगा, वॉइड होगा। एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन वॉइड होगा। तो इसको हमने एक लीगल भाषा में कहा था एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर ऑक्शोर। लेकिन साथ में ही बच्चों याद करो हमने इसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी, और ये पढ़ी थी सब सेक्शन 1 में, 2 में, 3 में एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ दिस सेक्शन। तो सब सेक्शन 1 में था अगर आपका एग्रीमेंट बेस्ड है लव एंड अफेक्शन के ऊपर बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, स्टैम्प्ड हो। एंड सब सेक्शन 2 में था प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज।
तो अगर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड 3 में था प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार्ड डेट। एंड एक्सप्लेनेशन 1 में आ जाता है आपका कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर गिफ्ट दे दिया तो कॉन्सिडरेशन नहीं चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर आप थोड़ा और रिकॉल करें तो विदाउट कॉन्सिडरेशन में हमने अदर सेक्शंस में भी कई सिचुएशंस पढ़ी थी, और ये केस था बड़ा अच्छा मीसा वर्सेस क्यूरी का, जहां कहा गया कॉन्सिडरेशन में बी बेनिफिट टू वन पार्टी बट मे बी डेट्रीमेंट टू अदर। तो इसके अंदर हमने ये सिचुएशंस पढ़ी थी बच्चों। सेक्शन नंबर 63 पढ़ा था, 127, 148, 185। तो 63 में हमने पढ़ा था रिमिशन, जिसका मतलब है कुछ सेक्रीफाइस कर देना, 1000 रुपये के बदले 900 रुपये। और यहाँ था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज ए श्योरिटी, आपको कुछ नहीं मिलता, लोन के लिए गारंटी दी। बेलमेंट, बेलमेंट है किसी को सामान दिया बिना कॉन्सिडरेशन के, जैसे यार दोस्त को आपने बाइक या कॉपी दी। एंड लास्ट था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो उसके लिए कॉन्सिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए आगे आते हैं सेक्शन नंबर 26। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा हर सेक्शन में, वो ये है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट। तो रिस्ट्रेंट का मतलब है बच्चों कोई क्या लगा देना, रोक लगा देना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो हमने कहा था ऐसा कोई आप रिस्ट्रेंट लगाते हो तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चाहे रिस्ट्रेंट टोटल है कि आप शादी नहीं करेंगे या सिर्फ मिस मोगैम्बो से करेंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि एक ही आदमी से शादी करो, मना कर सकते हैं आप। 27 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आपके काम करने पे रोक लगा दी गई है। तो अगर ये रोक टोटल है तो पूरी तरह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर पार्शियल है तो एग्रीमेंट आपका क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जो रिस्ट्रेंट हो वो क्या हो, रीज़नेबल हो। तो सबसे बड़ी चीज़ आपने यहाँ रीज़नेबलनेस देखनी होती है। तो ये पार्शियल किस किस सिचुएशन में लगा सकते हैं, अगर आपने बिजनेस बेचा गुडविल के साथ, और अगर पार्टनरशिप है तो आप पार्टनर पे रोक लगा सकते हो कि वो कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, सेम काम नहीं करेगा। और नंबर 2, वो कोई अपना पर्सनल काम भी नहीं करेगा, सारी एनर्जी फर्म के काम पे ही लगाएगा। देन बहुत बढ़िया पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि आप अपने नौकर पे रोक लगा सकते हो, जैसे कि अच्छा केस था चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनल्ड का, जहां वो डॉक्टर के ऊपर आपने रोक लगाई थी कि 3 साल तक आप अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे, चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनल्ड। एंड देन डी पॉइंट था आपका सोलस एग्रीमेंट, जिसे हम एक्सक्लूसिव डीलिंग भी कहते हैं, फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, एक ही आदमी से खरीदेंगे एक ही आदमी से बेचेंगे। एंड ई में आपने कई दुकानदारों ने मिलकर कोई ट्रेड कॉम्बिनेशन बना ली है, लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना होता कि आपकी मंशा गलत नहीं होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 28। तो 28 सेक्शन में आपने फिर से एग्रीमेंट बनाया इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जिसका मतलब है कि आप केस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी 2 सिचुएशन निकलती है, या तो एग्रीमेंट वॉइड होगा या वैलिड होगा। वॉइड में हमारे पास 2 सिचुएशन है। पहली है आपने जो रिस्ट्रेंट लगाया है टोटल लगाया है कि केस करेंगे नहीं। नंबर 2, आपने क्या फिक्स कर दिया है, लिमिटिंग टाइम फॉर फाइलिंग सूट। आप टाइम लिमिट नहीं लगा सकते बिकॉज उसके लिए अलग से एक्ट है, द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। वैलिड हो सकता है अगर आपने रिस्ट्रेंट पार्शियल लगाया है, आपने यहाँ लिमिट की है वो है जुरिस्डिक्शन की, बस आप केस चंडीगढ़ में ही कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। या आपने कहा है कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सुलटा लेंगे मामला आर्बिट्रेशन से, जिसका मतलब है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो गाइस इसके बाद सेक्शन नंबर 29। तो सेक्शन नंबर 29 में हमने पढ़ा एम्बिगुअस एग्रीमेंट कहें या आप इसे अनसर्टेन एग्रीमेंट कह सकते हैं, कि उनका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो नेचुरल है ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड। जैसे तेल बेचना है, कौन सा तेल ये तो बता देते भाई। देन सेक्शन नंबर 30 वेज रिंग एग्रीमेंट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब है आपने किसी को पैसे देने हैं, मनी,
एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। जब वो इवेंट डिटरमिन होगा, क्या बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात पे आपने लगा दी शर्त। तो दो पार्टीज़ हैं, दोनों के क्या हैं, दोनों पार्टीज़ के ऑपोजिट व्यूज़ हैं, अनसर्टेन इवेंट से रिलेटेड है। और यहाँ क्या है, चांस ऑफ गेन और लॉस टू बोथ। तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और आपका कोई भी क्या नहीं है इसके अंदर, नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड आप शर्त लगा रहे हो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बारिश से रिलेटेड शर्त लगाई है तो आपने कपड़े धोने हैं या उसमें जाके नहाने का है आपको। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स जैसे ही लाइक एग्रीमेंट्स आप क्या कह सकते हो, लॉटरी वगैरह कह सकते हो, क्योंकि उसमें जस्ट क्या है, एक चांस है जीतने का, उसमें कोई क्या नहीं है, कोई स्किल वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, नो स्किल इन्वॉल्व। हाँ, लॉटरी इलीगल भी हो सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको लीगलाइज नहीं किया हुआ है। एंड वेजरिंग में ही हमने पढ़ा था, अगर कोई हॉर्स रेस आप करवा रहे हो, कोई हॉर्स रेस वगैरह से रिलेटेड अगर बात होती है कि आपसे कंट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट आप करते हैं और ये पैसा कहाँ जाएगा, उसकी प्राइस या स्टेक मनी में जाएगा, और 500 रुपये का कम से कम अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो ये एग्रीमेंट क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। एंड देन वेचरिंग से रिलेटेड थोड़ा सा हम और लिखेंगे 2-4 लाइनें, और वो आती हैं बच्चों कि ये कुछ एग्रीमेंट देखने में तो वेजर जैसे हैं, लेकिन हम कहेंगे ये वेजर नहीं है, रादर ये पूरी तरह से ही वैलिड है। और इसमें सबसे पहले बात करें तो आप चिट फंड की बात कर सकते हैं, जहां आप हर महीने कुछ फिक्स्ड पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है, उसको पैसे मिल जाएं तो। नंबर 2, हमारे देश में एक एक्ट है प्राइज कंपटीशन एक्ट, और इस एक्ट में प्राइज कंपटीशन एक्ट में अगर आपको अप टू 1000 रुपये का इनाम मिलता है, वो चाहे एथलेटिक कंपटीशन हो या कुछ और हो। बाकी ऐसा है क्रॉसवर्ड पज़ल वगैरह, क्रॉसवर्ड पज़ल वगैरह वो बिल्कुल वेजरिंग ही है, क्योंकि क्रॉसवर्ड पज़ल वगैरह में एक सॉल्यूशन आपका किसी से मैच होना चाहिए। तो जैसे यहाँ मैंने लॉटरी लिखा था, तो लॉटरी के साथ एक वर्ड चाहे और लिख लीजिएगा, ये क्रॉसवर्ड पज़ल वगैरह भी वेजरिंग में ही आती हैं। तो ये केस भी किया था हमने इसमें आरएमडी वर्सेस कमार बैंक वाले का, कि वो आपका आंसर मैच हो गया उससे। देन इसी में तीसरा आ जाता है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो उसमें भी देखिए ये होता है कि नुकसान होगा तो ही पैसे मिलेंगे, बट दे आर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसलिए हमने एक डिफरेंस भी पढ़ा था, वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जहां हमने कोड की पढ़ी थी, डोंट मेस विद मी, और आगे क्या था, LIC की पॉलिसी या प्रीमियम कह लीजिए। एल से हो गया लीगैलिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं और इंश्योरेंस वाले वैलिड होते हैं। आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस में आपका प्रॉपर्टी में होता है, वेजरिंग में नहीं होता। सी से कंसिडरेशन, इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है एक तरीके से साइंटिफिक एनालिसिस से निकालते हैं, वेजरिंग में तो शर्त है तो ऐसा नहीं होगा। और पी से थे आपका पब्लिक वेलफेयर, तो नो डाउट कि कॉन्टिजेंट वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई पब्लिक वेलफेयर नहीं है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आप क्या करते हैं, पब्लिक वेलफेयर है। इसके बाद सेक्शन नंबर 31 से 36 तक आ जाते हैं आपके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज सेक्शन 31 से लेके 36 तक। 31 में क्या आती है, इसकी आती है डेफिनेशन, और 32, 33 और यहाँ 35 पहले लिख रहा हूँ, 34 बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि 34 एंड 36 का आपस में कनेक्शन है। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो हम इसमें कहते हैं सारी कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन अ इवेंट विच इज कोलेटरल। जबकि वेजरिंग में क्या था, वो इवेंट बारिश होगी यानी शर्त, वो मेन इवेंट था, तो यहाँ कोलेटरल है। 32 में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट है ऑन इवेंट हैपनिंग, कि अगर इवेंट होगा तो
मैं आपको ये सामान दे दूंगा, जैसे आपने कहा मैं सामान दे दूंगा अगर ट्रक वाला आ गया तो। दूसरे में 33 में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कि मैं आपको सामान दे दूंगा अगर ट्रक वाला नहीं आया तो। 35 क्या है, बिल्कुल सेक्शन 32 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। तो बस उसमें आपने क्या कह दिया कि मैं आपको सामान दे दूंगा प्रोवाइडेड ट्रक वाला 3 दिन में आ जाए। 34 कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा अगर आप कैटरीना कैफ से शादी कर लें, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट, आप करेंगे तो देने पड़ेंगे। और 36 क्या है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मिसिंग है, यहाँ वर्ड आता है एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, लाइक यहाँ अगर मैं एग्जांपल दूँ, सो सॉरी टू से सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे तो कोई ये कहे कि उनके साथ शादी करने के लिए मैं इतने पैसे दे दूंगा, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो विद दिस ये आपकी 36 सेक्शन की मैंने रिवीजन करवाई। एज आई सेड इट्स अ फास्ट रिवीजन, तो जिन बच्चों ने पहले क्लासेस लगाई हैं ढंग से, ऑब्वियसली उनके लिए ये यूटिलिटी है कि फटाफट किस तरह से हम चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं बिना ज़्यादा परेशान हुए। और देखिए आपके सामने है, एक पेज के भीतर भीतर मैंने आपको ये सारा कंटेंट यहाँ पे लिख के दे दिया, जस्ट प्योरली 1 पेज ऑफ माई स्क्रीन। सो आई होप सो इससे आपको यूटिलिटी मिले। मैं ये कहूँ कि कोई शॉर्ट में रिवीजन थी, बिल्कुल नहीं थी, फास्ट रिवीजन जिसने पढ़ा हुआ है उसी के लिए यूटिलिटी है, इसलिए कहा था प्लीज़ इतना आप पढ़ लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।